आओ भाग सेकंड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास हमारी हिंदी में आओ भाग सेकंड हमारी 3 पुस्तकें हैं। आओ भाग सेकंड, वितान भाग सेकंड, अभिव्यक्तियों का उसका काफी खंड में दूसरा जो है पतन कविता। दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। इसे काव्य संग्रह से दुनिया रोज बनती है, इस काव्य संग्रह से उत्कृति कविता। और इस कविता के जो रचनाकार हैं कवि आलोक धनवा। आलोक धनवा नई कविता या कविता को नई पहचान देने वाले, कविताओं को सामान्य व्यक्ति से, कविताओं को सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजारने वाले आलोक धनवा एक काव्य जगत के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज का अपनी कविताओं में अनूठा चित्रण किया है। बाल मनोविज्ञान का सह चित्रण किया है इस कविता में। आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है जिसमें स्वार्थ ही सौंप रही है, जिसमें खेल के मैदान सिमटते जा रहे हैं, जिसमें तनाव जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, इस भागदौड़ की जिंदगी में जो आज विकसित या एक तरह से अनादर का पात्र माना जाने वाला जो बाल मन है उसको बहुत ही जांच परख कर उस बाल क्रियाकलापों का एक सजीव चित्रण इस पतन कविता में किया है। बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं, बाल सुलभ जो क्रियाकलाप हैं, उसका सजीव मनोहारी, मन को आकर्षित करने वाला मनोहारी चित्रण इसमें है। इस पतन कविता में शरद ऋतु का आगमन, पतन और बालकों से शिक्षा लेते हुए युवाओं को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी कि वर्षा ऋतु में शरद ऋतु का आगमन हो गया है, उसकी सुबह की धूप चमकीली है। तो शरद ऋतु के माध्यम से पतन और बालकों के क्रियाकलापों के माध्यम से युवा वर्ग को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। तो हमने पहला इसका जो काव्यांश पढ़ लिया था, सबसे तेज बौछार गई भादों में, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश में और आकाश को इतना बुलाए बढ़ाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कहानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक हुई। हमने इसका भावार्थ सूत्री और कला सूत्री पर प्रकाश कर लिया। आइए अब इसी जो पद्यांश है इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न बढ़ते हैं उन पर हम विचार करें। पहला प्रश्न जो बढ़ रहा है, मैंने देखिए, कवि ने शरद ऋतु का किस प्रकार वर्णन किया? कवि ने शरद ऋतु का किस प्रकार वर्णन किया है?
समझेंगे। मैंने आपको पहले कहा है कि प्रपंच कविता में शरद ऋतु, पतंग और बालकों के क्रियाकलापों के माध्यम से युवा वर्ग को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। शरद ऋतु का जो आगमन है उसका वर्णन कैसे किया? एक मात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। आलोक दरवा का एक मात्र काव्य संग्रह, हम उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? एक मात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कि कविता पकड़ में विविध धर्मी कवि आलोक धनवा ने शरद ऋतु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली बताते हुए कहा है। शरद ऋतु प्रतीक किसका है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ऋतु है शरद ऋतु। वर्षा ऋतु घनघोर घटाओं की ऋतु, अंधकार की ऋतु है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शरद ऋतु, अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाली शरद ऋतु बताते हुए उसे शरद ऋतु को चमकीले इशारों वाली बताया, घंटी बजाने वाली बताया, आकाश को मुलायम बनाने वाली बताया है, और यही नहीं बच्चों में जोश, उत्साह, उमंग की भावना पैदा करने वाली प्रेरक ऋतु बताया। शरद ऋतु का वर्णन बहुत ही मानवीयकरण और अलंकारिक शैली में बिंबों के माध्यम से कवि ने किया। तो हम लिखेंगे एक मात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कि प्रसिद्ध कविता पतंग में शरद ऋतु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली बताते हुए शरद ऋतु को चमकीले इशारों वाली, घंटी बजाने वाली, आकाश को मुलायम करने वाली और बच्चों में जोश, उत्साह और उमंग भरने वाली मानवीकरण शरद आया पुलों को पार करते हुए मानवीकरण और अलंकृत शैली में या अलंकारिक शैली में बिंबों के माध्यम से किया गया है। ओके स्टूडेंट, ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, इसमें जो उत्तर प्रश्न बढ़ेंगे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे बताया गया है? देखो, दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज किसे बताया गया है? किसे बताया गया है? किसे बताया गया है? किसे बताया गया है? वह क्यों? देखो, बिंब धर्मी कवि आलोक धनवा ने पतंग का बिंबों के माध्यम से सजीव चित्रण किया। दुनिया की सबसे हल्की चीज इसको बताया है पतंग। दुनिया की सबसे हल्की चीज पतंग को बताया, क्योंकि सबसे पतले कागज की बनी होती, इस पर बांस की पतली, हल्की और लचकदार खपचियां लगी होती। इस पर बांस की हल्की, पतली और लचकदार खपचियां ये कमानी होती है, और ये बांस की पतली। इस पर सबसे हल्की लचकदार खपची लगी होती है, और यही सबसे हल्का कागज होता है।
और इस कागज में दुनिया की सबसे हल्की पतली और लचकदार पक्षियां लगी होती। इस पतंग के माध्यम से बच्चों में जोश, उत्साह और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा और विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव उत्साहित बने रहना, ये शिक्षा बच्चे लेते हैं। और यही कारण है कि इस जीवन की कठिनाइयों के बीच भी जीवन की बुलंदियों को छूने की प्रेरणा देती है पतंग। आप देखेंगे दुनिया की विश्वधर्मी कवि आलोक तलवा ने पतंग कविता में पतंग का बिंबु के माध्यम से सभी चित्रण किया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे हल्के कागज पतंग में लगा होता है। उस कागज में बिल्कुल पतली, हल्की और लचकदार पक्षियां लगी होती है और पतंग के माध्यम से ही बच्चों के जोश, उत्साह उठाए गए हैं और उनमें किस प्रकार से जोश है, उनमें उत्साह है और सबसे प्रतिस्पर्धा है और विभिन्न परिस्थितियों में जीवन को छूने की बुलंदियां भी होते हैं। अतः पतंग के माध्यम से ही वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में जीवन की बुलंदियों को छूने का हौसला रखते हैं। अतः दुनिया की सबसे रंगीन और बढ़ती चीज पतंग है। अगला प्रश्न देखिए, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से क्या तात्पर्य है? तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से क्या तात्पर्य है? देखो, विश्वधर्मी कवि आलोक तलवा ने पतंगों को तितलियों की तरह नाजुक नहीं कोमल। विश्वधर्मी कवि आलोक तलवा ने पतंगों को तितलियों की तरह नाजुक बताया। या नाजुक कहा है, कोमल कहा है। जिस प्रकार तितलियां कोमल व नाजुक होती हैं, कोमल व नाजुक यानी हाथ छूते ही और मुरझा जाए या वो कष्ट में आ जाए तो नाजुक और कोमल होती है, उसी प्रकार पतंग होती है। इस कारण आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों के समान ही पतंग प्रतीत होते हैं। अतः पतंग की दुनिया को तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है। पतंग की दुनिया को क्या कहा? तितलियों की नाजुक दुनिया। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा है, सवेरे की तुलना कवि ने किससे की और क्यों? सवेरे की तुलना कवि ने किससे की है? वह क्यों? देखिए, विश्वधर्मी आलोक तलवा ने अपनी कविता पतंग में शरद ऋतु के सवेरे, कौन सी सर्दी की ऋतु, शरद ऋतु के सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों से की। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सजना। तो आंखों से की। वर्षा ऋतु बीत जाने पर बादल ढह जाते हैं तथा आकाश स्वच्छ और चमकीला हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के कारण आकाश चमकीला और लाल दिखाई देता है। इसके कारण शरद ऋतु के समय को कवि ने खरगोश की आंखों जैसा बनाया है। बहुत अच्छी बात। पांचवा प्रश्न देखिए, नई चमकीली साइकिल, चमकीले इशारों से क्या तात्पर्य? नई चमकीली साइकिल, नई चमकीली साइकिल व चमकीले इशारों से
निशानों से क्या तात्पर्य है? देखिए, बिंब धर्मी कवि आलोक दरवा ने श्रव्य बिंबों के द्वारा, देखो बिंब विधान की एक शिल्प सुंदरी और बिंब है क्या? बिंब और प्रतीक दोनों अलग चीजें हैं। केवल हम बिंब समझें किसी भी अमूर्त विषय का ऐसा शब्द चित्र या ऐसा वर्णन किया जाए कि हम काल्पनिक आंखों से देखने लगे, काल्पनिक मस्तिष्क से सोचने लगे, काल्पनिक कानों से सुनने लगे, उसे बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब। तो बिंब धर्मी कवि आलोक दरवा ने, बिंब धर्मी कवि, थैंक यू सो मच।